नमस्कार। हाँ। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं और कमाल की बात यह है कि ये चाणक्य के सदियों पुराने ज्ञान को आप सोचिए मॉडर्न बिजनेस से जोड़ता है और वो भी ग्रीक माइथोलॉजी के जरिए। बिल्कुल, ये संगम ही मतलब अपने आप में बहुत यूनिक है। एक तरफ चाणक्य नीति और दूसरी तरफ ओडिसीज, मिडास, डायोजनीज, इकारस, इन सब की कहानियां। हम बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी स्ट्रैटेजीज आज भी बिजनेस में कितनी रेलेवेंट है। हाँ, चाहे वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी हो या फिर क्या कहते हैं बाहरी मदद पर डिपेंडेंसी का खतरा या सही टैलेंट को पहचानना। और हाँ, सक्सेशन प्लानिंग की चुनौती, अगली पीढ़ी को तैयार करना। तो हमारा मिशन यही है कि इन कहानियों और सूत्रों से आज की कॉर्पोरेट दुनिया के लिए कुछ सबक निकालें। चलिए सीधे पहले सूत्र पर आते हैं। ये गोपनीयता मतलब सीक्रेसी के प्रिंसिपल पर है। चाणक्य कहते हैं मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। हाँ, सुनने में तो सीधा लगता है, पर बिजनेस में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या है इसका? देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका सीधा कनेक्शन है सरप्राइज लॉन्च से, या कोई भी बड़ा मूव आप ले रहे हैं उसको सीक्रेट रखना। आप सोचिए अगर एप्पल ने आईफोन लॉन्च से पहले ही सब बता दिया होता तो कॉम्पिटिटर्स तैयार हो जाते। बिल्कुल, उनको पूरा मौका मिल जाता तैयारी का। चाणक्य का सूत्र यही कहता है, अपनी प्लानिंग को तब तक छुपा कर रखो जब तक आप उसे एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी ना हो। ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है असल में। और इसी को समझने के लिए वो ओडिसीज और ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी क्या बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, प्राचीन ग्रीस, ट्रॉय शहर का एक बड़ा मार्केट जिस पर राजा प्रियम का मतलब पूरा कंट्रोल है। हाँ। बाहर के किसी व्यापारी के लिए वहां घुसना लगभग नामुमकिन। और इथाका के सीईओ चालाक ओडेसियस इस मार्केट पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन ट्रॉय की जो ब्रांड लॉयल्टी है, मतलब उनकी मजबूत दीवारें और उनकी सप्लाई चेन, उनके सैनिक, वो बहुत मजबूत हैं। और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब ओडेसियस की अपनी कंपनी इथाका इंक वो खुद फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाती है। अब सीधा हमला तो बेवकूफ़ी होती। यहीं पर ओडेसियस की स्ट्रैटेजी काम आती है। बहुत सोचने के बाद, शायद कई रातें जाग कर, गर्मा गर्म बोर्ड मीटिंग्स के बाद वो एक प्लान बनाते हैं, लेकिन उसे रखते हैं एकदम सीक्रेट। हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि चल क्या रहा है। और फिर आता है वो ड्रामा। ओडेसियस पब्लिकली हार मान लेते हैं, दिखावा करते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ट्रॉय का मार्केट जीतना नामुमकिन है। और इज्जत दिखाते हुए वो ट्रॉय को एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा गिफ्ट करते हैं। और ये घोड़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं था, ये था एक छुपा हुआ हथियार। हाँ बिल्कुल, एक तरह का इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कह लीजिए आप। हाँ, वही, बाहर से शानदार, अंदर उनके बेस्ट सेल्स और मार्केटिंग के लोग छुपे हुए। और सीक्रेसी का लेवल देखिए, शायद ओडेसियस के अपने खास लोगों को भी पूरी बात नहीं पता थी, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन जितनी जरूरी थी। और नतीजा, ट्रॉय के लोग तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, घोड़े को शहर के अंदर ले आए, जश्न मनाने लगे, और रात के अंधेरे में ओडेसियस के लोग बाहर निकले और ट्रॉय के पूरे सिस्टम में सेम लगा दी, सप्लाई चेन तोड़ दी, कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लिया, और रातों रात पूरा मार्केट इथाका इंक के कब्जे में। प्रियम का एम्पायर खत्म। बिल्कुल। तो इससे साफ है कि ओडेसियस की जीत का सबसे बड़ा कारण था प्लान की सीक्रेसी। अगर वो पहले ही ढिंडोरा पीट देते तो ट्रॉय अलर्ट हो जाता और ये स्ट्रैटेजी शायद कभी काम ही ना करती। बिजनेस में भी यही है, आपका नया प्रोडक्ट हो, कोई मर्जर प्लान हो, R&D हो, सही टाइम आने तक उसे सीक्रेट रखना एक पावरफुल टूल है। कॉम्पिटिटर्स को सोचने का टाइम भी मत दो। बिल्कुल सही, सीक्रेसी एक ताकत है, लेकिन बिजनेस चलाने में अक्सर बाहरी मदद जैसे फंडिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। यहीं पर एक और सवाल आता है, क्या ये मदद हमेशा अच्छी होती है या कभी-कभी ये एक जाल भी बन जाती है? चाणक्य का अगला सूत्र इसी पर है। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। बिल्कुल। बिजनेस के लिहाज से इसका क्या मतलब हुआ? बिजनेस में इसका मतलब है, देखिए, बाहरी फंडिंग पर या पार्टनरशिप पर या किसी भी तरह की हेल्प पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना, ये आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है,
कर्ज के जाल में, या ऐसी पार्टनरशिप में जहां आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाए। सोचिए कोई इन्वेस्टर आपको पैसा दे पर बदले में कंपनी चलाने का हर फैसला वो खुद करने लगे। अच्छा, जैसे राजा मिडास की कहानी है, वो इसे अच्छे से समझाती हैं शायद। फ्रीगिया के राजा मिडास, मान लीजिए, एक बड़े एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर थे। अपनी वाइन और सिल्क कंपनी को रातों रात दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनाना चाहते थे। हाँ, उनमें पेशेंस नहीं था, सब कुछ जल्दी चाहिए था, आजकल के कुछ फाउंडर्स की तरह जो तुरंत यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं। बिल्कुल। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो जंगल में भटकते हुए डायोनिसिस की मदद करते हैं। अब यहाँ डायोनिसिस को हम एक बड़े फाइनेंसर या वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डायोनिसस खुश होकर मिडास को वरदान मांगने को कहते हैं। अब मिडास के सामने एक दुविधा है, धीरे धीरे स्टेबल ग्रोथ या फिर तुरंत अमीर बनने का शॉर्टकट। और जाहिर है लालच जीत जाता है। मिडास मांगते हैं, मैं जो छूं वो सोना बन जाए। ये एक तरह का गोल्डन टच लोन था या हेवी फंडिंग जो पल में सब कुछ बदलने का वादा कर रहा था। डायोनिसस ने वार्निंग भी दी थी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पर मिडास ने सुना ही नहीं। शुरुआत में तो सब बढ़िया लगा होगा। अरे बिल्कुल, कंपनी की इन्वेंट्री, ऑफिस का फर्नीचर, सब सोना, वैल्यूएशन आसमान पर। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। जल्द ही ये वरदान एक अभिशाप, एक कर्ज बन गया। खाना सोना बन गया, पानी सोना बन गया। और सबसे दर्दनाक मोमेंट तो तब आया जब उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और वो भी सोने की मूर्ति बन गई। अब ये बेटी शायद उनकी असली बेटी हो, या शायद उनकी कोर टीम, उनके लॉयल लोग, या कंपनी का वो कोर प्रिंसिपल जिसे उन्होंने सोने के लालच में भुला दिया था। कुछ भी हो सकता है। मिडास सोने के ढेर पर अकेले रह गए, भूखे प्यासे, पूरी तरह डायोनिसस के एहसान तले दबे हुए। आखिर में उन्हें सब कुछ छोड़कर उस वरदान से छुटकारा पाना पड़ा। उफ। तो सबक यहाँ बहुत गहरा है। मिडास ने इंस्टेंट गेन के लिए अपनी आजादी, अपना कंट्रोल और अपनी सबसे कीमती चीजें खो दी। बिजनेस में भी ऐसी बाहरी मदद या फंडिंग से सावधान रहना चाहिए जो आप सबका कंट्रोल छीन ले या आपको ऐसी शर्तों में बांध दे जो आगे चलकर नुकसान दे। वीसी फंडिंग जरूरी हो सकती है, पर अगर वो आपकी कंपनी की आत्मा ही छीन ले तो वो मिडास टच जैसा ही है। चाणक्य सही थे, जरूरत से ज्यादा निर्भरता दुखदाई हो सकती है। जहां तक हो सके आत्मनिर्भरता में ही असली ताकत है। ये निर्भरता का जाल तो वाकई खतरनाक है, लेकिन इससे बचने के लिए या किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही लोग ढूंढना, है ना? यहीं पे चाणक्य का अगला सूत्र आता है। वो कहते हैं, हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। सुनने में बहुत पोएटिक है, पर इसका बिजनेस से क्या लेना देना? इसका सीधा मतलब है कि असली टैलेंट, मतलब लॉयल और काबिल लोग, जिन्हें कॉर्पोरेट में ए प्लेयर्स कहते हैं, या भरोसेमंद पार्टनर्स, वो मिलना बहुत मुश्किल है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मार्केट में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो दिखने में इंप्रेसिव हों, जिनका रेज्यूमे शानदार हो, लेकिन असली हीरा खोजने के लिए गहरी परख और मेहनत चाहिए। डायोजेनिस की कहानी याद है? हाँ। एथेंस का वो भीड़ भरा बाजार अगोरा, जहां हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। हाँ, व्यापारी चिल्ला रहे हैं, स्टार्टअप्स पिच कर रहे हैं, और सोफिस्ट, शायद आज के कंसल्टेंट्स जैसे, अपनी स्मार्ट बातें बेच रहे हैं। शोर के बीच डायोजेनिस एक समझदार फिलोसोफर और शायद एक अनुभवी बिजनेसमैन भी अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार सीईओ ढूंढ रहे हैं। और उनकी तलाश आसान नहीं है। उन्हें कई कैंडिडेट्स मिलते हैं। कुछ हाथी जैसे बड़े लीडर हैं जिनके माथे पर मणि हैं, मतलब बड़ी डिग्रियां, बड़ा एक्सपीरियंस, लेकिन शायद अंदर से खोखले हैं। हाँ। कुछ सॉफिस्ट्स जैसे हैं जो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, प्रेजेंटेशन कमाल की देते हैं, पर उनमें डेप्थ नहीं है। जैसे चंदन की खुशबू तो है, पर असली जंगल नहीं। असली माणिक्य कहाँ मिलेगा? तब डायोजेनिस वो करते हैं जिसके लिए वो फेमस हैं। दिन के उजाले में लालटेन लेकर बाजार में घूमते हैं और कहते हैं, मैं एक ईमानदार आदमी की तलाश में हूं। लोग हंसते हैं उन पर। हाँ, कि दिन में लालटेन क्यों? लेकिन ये लालटेन सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक गहरी परख का सिंबल था। डायोजेनिस कह रहे थे कि मैं ऊपरी चमक के पार देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ क्वालिफिकेशन या बातों से इंप्रेस नहीं होऊंगा, मैं कैरेक्टर, ईमानदारी, असली काबिलियत देखूंगा। ये एक तरह की इंटेंस स्क्रीनिंग प्रोसेस थी। आज के दौर के असेसमेंट सेंटर या डीप इंटरव्यू जैसा कुछ? बिल्कुल वैसा ही। और आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाती है। उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो शायद बहुत इंप्रेसिव ना दिखता हो, जिसकी डिग्रियां बाकियों जितनी शानदार ना हो, पर जिसमें ईमानदारी है, लॉयल्टी है और सच्ची काबिलियत है। वही उनकी कंपनी का अगला लीडर बनता है। अगर वो ऊपरी चमक में फंस जाते
या ढूंढना छोड़ देते तो शायद कंपनी का भविष्य खतरे में पड़ जाता। सही बात है। डायोजनीज जानते थे कि सच्चा टैलेंट रेयर है, वैसे ही जैसे हर पहाड़ पर माणिक नहीं मिलता। इसलिए हायरिंग करते वक्त सिर्फ रिज्यूमे या इंटरव्यू की ऊपरी बातों पर मत जाइए, गहराई से परखिए ऑनेस्टी, स्किल्स, कल्चरल फिट। एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट ढूंढने के लिए डायोजनीज की तरह एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोशिश करनी पड़ती है, तभी असली सज्जन या ए प्लेयर्स मिलते हैं। सही लोग मिल भी जाएं तो भी क्या गारंटी है कि बिजनेस हमेशा सही ट्रैक पर चलेगा, खासकर जब लीडरशिप अगली पीढ़ी के हाथ में आती है। यहीं पर हमारी अगली कहानी आती है जो सक्सेशन प्लानिंग की चुनौतियों पर एक गहरी नजर डालती है, डेडालस और इकारस की कहानी। इसे हम मिनोस कॉर्प के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। हाँ, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। मान लीजिए मिनोस कॉर्प एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी है। सीईओ मिनोस थोड़े शक्की मिजाज के डिक्टेटर टाइप के हैं। इस कंपनी की सक्सेस का राज है डेडालस, चीफ इनोवेशन ऑफिसर, CIO। उनकी सबसे बड़ी क्रिएशन है लैबिरिंथ, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन या टेक्नोलॉजी नेटवर्क जिसने कंपनी को मार्केट में मोनोपोली दी हुई है। लेकिन डेडालस अपनी ही बनाई भूल भुलैया में फंसे हैं। मिनोस को डर है कि अगर डेडालस गए तो कंपनी के सारे सीक्रेट्स बाहर चले जाएंगे। तो डेडालस को शानदार फैसिलिटीज वाले इनोवेशन टावर में तो रखा है, पर एक तरह के गोल्डन हैंडकफ्स में। वो आजाद नहीं है। और इसी माहौल में बड़ा होता है डेडालस का बेटा इकारस, कंपनी का फ्यूचर वारिस, क्राउन प्रिंस। जैसा चाणक्य ने भी कहा है, सूत्र 6 में, उसे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार में पाला गया है। उसने कभी न नहीं सुना। हाँ, हर मीटिंग, हर डील उसके लिए आसान रही क्योंकि रास्ता पिता ने बना दिया था। उसे लगने लगा कि सक्सेस तो उसका हक है, मेहनत की जरूरत ही नहीं। और यहीं डेडालस से चूक हो गई। वो अपने काम में इतने बिजी रहे कि देख ही नहीं पाए कि वो अनजाने में अपने बेटे और सक्सेसर को कमजोर बना रहे हैं, उसे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं कर रहे। डेडालस पर और बढ़ता है और वो बाप बेटे दोनों को नजरबंद कर देता है। अब डेडालस को एहसास होता है कि ये सिर्फ भागने की लड़ाई नहीं, ये बेटे के भविष्य को बचाने की भी लड़ाई है। हाँ, उन्हें समझ आता है कि इकारस, जिसे इतने लाड़ प्यार से पाला है, वो बाहर की दुनिया का प्रेशर झेलने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ चाणक्य के सूत्र 4 और 5 याद आते हैं। अगर बेटे को सही गुण जैसे रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमिलिटी नहीं सिखाएं तो वो विद्याहीन मतलब इग्नोरेंट रह जाएगा और मार्केट में तिरस्कृत मतलब फेल होगा। तो कैद से निकलने के लिए डेडालस एक रेवोल्यूशनरी प्लान बनाते हैं, प्रोजेक्ट विंग्स। ये एक तरह का डिसरप्टिव इनोवेशन था। मिनोस पे कंट्रोल वाले मार्केट से बाहर निकलकर एक नए अनरेगुलेटेड मार्केट, आसमान में उड़ान भरना। उन्होंने सीक्रेटली मोम और पंखों से उड़ने वाले विंग्स बनाए। ये उनका अपना स्टार्टअप था, मिनोस कॉर्प से आजादी का रास्ता। उड़ने से ठीक पहले डेडालस अपने बेटे कारस को जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग देते हैं। वो उसे चाणक्य के सूत्र 4 का सार समझाते हैं, बैलेंस का महत्व, मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ। हाँ, डेडालस कहते हैं, बेटा सुनो, ये नई दुनिया खतरनाक है, तुम्हें बीच का रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने समझाया, बहुत नीचे मत उड़ना, डोंट फ्लाई टू लो, मतलब समुद्र के पास मत रहना। यहाँ समुद्र पुराने जमे हुए मार्केट का सिंबल है। उसकी नमी यानी पुरानी सोच, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारे पंखों, इनोवेशन को भारी कर देगी। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बहुत ऊपर भी मत उड़ना, डोंट फ्लाई टू हाई। सूरज के ज्यादा करीब मत जाना। सूरज यहाँ मार्केट के एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एरोगेंस या जरूरत से ज्यादा रिस्क का प्रतीक है। उसकी गर्मी यानी मार्केट करेक्शन तुम्हारे पंखों के मोम मतलब तुम्हारे बिजनेस मॉडल की फाउंडेशन को पिघला देगी। इकारस ने सिर तो हिलाया, पर शायद शब्दों के पीछे का वजन, वो ग्रेविटास, उसे समझ नहीं आया। उसे लगा ये बस एक एडवेंचर है, पिता आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। उसने इसे रिस्क मैनेजमेंट के एक जरूरी सबक की तरह नहीं लिया। और फिर क्या हुआ? शुरुआत तो अच्छी रही, वो कैद से आजाद हो गए। इकारस ने उड़ान का मजा लिया, शुरुआती सक्सेस भी मिली। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। चाणक्य के सूत्र 6 वाली बात, लाड़ प्यार में पला एरोगेंस हावी हो गया। इकारस को लगा मैं ये कर सकता हूँ, पिताजी ज्यादा ही कॉन्शियस हैं, मैं उनसे बेहतर उड़ सकता हूँ। वो मध्यम मार्ग भूल गया। हाँ, उसे लगा असली मजा, असली फेम, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो ऊपर है, सूरज के पास। पिता की वार्निंग्स हवा हो गई, वो तेजी से ऊपर बढ़ने लगा, शायद हाइप साइकिल के पीक की तरफ। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, तबाही आ गई। हाँ, सूरज की तपिश मतलब मार्केट की क्रूर सच्चाई, शायद कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या कॉम्पिटिटर्स का अटैक।
उसने उसके पंखों के मोम यानी बिजनेस मॉडल की कमजोरियों को एक्सपोज करके पिघला दिया। इकारस का पतन बहुत तेज और दुखद था। वो सीधा नीचे विफलता के समुद्र में जा गिरा। डेडेलस जो बैलेंस रास्ते पर थे, सेफ तो पहुंच गए, पर वो टूट चुके थे। उन्होंने ना सिर्फ अपना इनोवेशन खोया, बल्कि अपना बेटा, अपना सक्सेसर भी खो दिया। ये कहानी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खोने की नहीं है, ये सक्सेशन प्लानिंग की एक भयानक फेलियर का उदाहरण है। ये दिखाती है कि अगली पीढ़ी को सिर्फ पैसा, पोजीशन या रिसोर्स देना काफी नहीं है। उन्हें एक्सपीरियंस, नॉलेज, मुश्किलों से लड़ने की क्षमता और सबसे जरूरी ह्यूमिलिटी सिखाना कितना जरूरी है। बिना सही गाइडेंस और तैयारी के सबसे ब्राइट सक्सेसर भी इकारस की तरह फेल हो सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे चाणक्य के सूत्र और ग्रीक मिथक दोनों मिलकर हमें बिजनेस की दुनिया की गहरी सच्चाइयों से मिलाते हैं। सीक्रेट स्ट्रैटेजी का महत्व, डिपेंडेंसी का खतरा, सही टैलेंट की मुश्किल तलाश और सक्सेशन की नाजुक कला। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स और लेसन्स हजारों साल पुराने होकर भी आज उतने ही रेलेवेंट हैं। ओडिसीज की कहानी बताती है कि सीक्रेसी आपको एज दे सकती है। मिडास की कहानी वॉर्न करती है कि जरूरत से ज्यादा बाहरी मदद आपको डुबो सकती है। डायोजनीज हमें याद दिलाते हैं कि सही लोग ढूंढना मुश्किल है, पर मेहनत करनी पड़ती है। और इकारस की दुखद कहानी सिखाती है कि अगली पीढ़ी को सही वैल्यूज और गाइडेंस दिए बिना सक्सेस सस्टेनेबल नहीं हो सकती। ये टाइमलेस लेसन है। पर अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज के सुपर फास्ट कट थ्रोट कंपटीशन वाले बिजनेस वर्ल्ड में, जहां हर कोई अगला बड़ा आइडिया, अगला यूनिकॉर्न बनने की रेस में है, क्या डेडालिस का बताया मध्यम मार्ग, मतलब बैलेंस्ड रिस्क और स्टेबल ग्रोथ का रास्ता अब भी प्रैक्टिकल है? या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए इकारस की तरह एक्सट्रीम रिस्क लेना, सूरज के करीब उड़ने की कोशिश करना एक ज़रूरत बन गया है, भले ही उसमें गिरने का खतरा कहीं ज़्यादा क्यों ना हो? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद हर बिजनेस लीडर को अपने कॉन्टेक्स्ट में खुद ही खोजना होगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।